Hello बच्चों, good morning to all of you. I Professor Shyam Gavne from Defense Services Academy Shahapur Bhandara. That is India's #1 NDA coaching in our India. So बच्चों, फिर से एक बार हमें सेकेंड लॉकडाउन ने घर पे बैठने के लिए मजबूर कर दिया कोरोना वायरस की वजह से। बच्चों, कोरोना वायरस हमें घर पे बैठने के लिए तो मजबूर कर सकता है, बट हमारे पढ़ाई को नहीं रोक सकता। अगर आप डिफेंस सर्विसेज एकेडमी शाहपुर के साथ जुड़ गए हो तो आपकी पढ़ाई को कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि पिछले लॉकडाउन में भी बच्चों को घर में रहना पड़ा था, मगर हमारे डिफेंस सर्विसेज एकेडमी शाहपुर ने कंटिन्यूअसली बच्चों को लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, उनके रेगुलर क्लासेस, उनके पेपर्स, हर एक चीज़ हमने किए थे। उसी तरह इस बार भी लॉकडाउन की वजह से फिर से हमें वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया है। तो कोई बात नहीं, अभी आप हमसे जुड़ गए तो आपको भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में आपके घर पे बैठकर ही आप उसको पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले जैसे हम एनडीए की बात करते हैं तो फिजिक्स का हमारे एनडीए में क्या इम्पोर्टेंस है ना। फिजिक्स क्या है ये तो हम पढ़ेंगे ही, बट फिजिक्स का सबसे पहले हमारे एनडीए के एग्जाम में क्या इम्पोर्टेंस है ये भी हमें समझना जरूरी है। तो बच्चों, आप एनडीए के साथ जुड़ रहे हो, आपने ड्रीम कर लिया है कि हमें क्लास 1 ऑफिसर बनना है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो आपने एकदम सही जगह चुनी है। और अगर आपको सभी चीज़ें के बारे में, जैसे एनडीए के बारे में आपने बहुत सी चीज़ें सुनी भी होगी, तो एनडीए में बच्चों एक गैट सेक्शन होता है, उसमें 25 क्वेश्चंस फिजिक्स के ऊपर बेस्ड होते। और आपको पता है कि एनडीए में जो हर एक क्वेश्चन होता है बच्चों वो 4 मार्क का होता है। मतलब एनडीए में फिजिक्स का जो वेटेज होता है लगभग 100 मार्क्स। और हर साल बच्चों जो एनडीए का रिजल्ट आता है उसमें जो कट ऑफ मार्किंग होती है फॉर सिलेक्शन प्रोसेस वो होती है 450 to 500। और 450 to 500 आउट ऑफ 900, उसमें 100 मार्क्स अगर फिजिक्स के होते तो फिजिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको समझ में आया ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फिजिक्स में पेपर मतलब क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एनडीए में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जेईई से उनकी लेवल थोड़ी कम रहती है वहां पे, बट यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए आपके फिजिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जब तक कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, जेईई हो चाहे एनडीए हो, इन सभी के लिए आपके कॉन्सेप्चुअल हर एक सब्जेक्ट के क्लियर होना चाहिए, तभी आप उन एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। अगर आपने ड्रीम कर ही लिया है कि हमें एनडीए क्रैक करना ही है, तो जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम हमारे इंडिया के महान साइंटिस्ट, उन्होंने क्या कहा था, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन अ स्लीप। सपने वो नहीं होते जो हम नींदों में देखा करते हैं। ड्रीम इज समथिंग दैट नॉट लेट यू स्लीप, जो आपको सोने न दे। तो अगर आपने ठान लिया है बच्चों कि हमें एनडीए एग्जाम क्रैक करना ही है, तो आपने हमारे डिफेंस सर्विसेज एकेडमी से जुड़ के बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। और आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको यहाँ की हर एक चीज़ धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। हमारा पूरा एक शेड्यूल होता है एक प्रॉपर मैनर में, सुबह 5 बजे से उठकर रात में 11 बजे तक। इसमें आपके नाश्ता, स्पोर्ट्स, आपकी सेल्फ स्टडी, क्लासेस, इसके ऊपर हर एक चीज़ों के ऊपर बढ़िया से ध्यान दिया जाता है। चलो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शनरी पार्ट, फिजिक्स का क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, अगर फिजिक्स एनडीए हो या जेईई हो, अगर इन एग्जाम्स को क्रैक करना है अच्छे मार्क्स से, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपने 8, 9, 10 में फिजिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। जब तक कि आपके 8, 9, 10 के ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक कि आप 11, 12 साथ में जेईई और एनडीए को क्रैक नहीं कर सकते। तो बच्चों, हम बिना वक्त गवाए आज से ही पहले ही वीडियो लेक्चर से हम 8, 9, 10 में आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ बच्चों ने बड़े सिंसियरली किए होंगे, उनको अच्छे से याद भी होगा, बट मैं नहीं मानता कि मतलब कुछ बच्चों ने लेटेड भी किया होगा, प्रॉपरली नहीं किया होगा। तो जिन बच्चों ने सिंसियरली किया उनकी तो रिवीजन हो जाएंगी बढ़िया से, और जिन्होंने प्रॉपर नहीं किया होगा उनका भी एक बार फिर से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा। और आप फिजिक्स अभी मुझसे पढ़ने वाले, तो जिन बच्चों को भी लगता है जैसे मैं
10-12 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत से बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर फिजिक्स टफ है। फिजिक्स टफ नहीं है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट लोगे, उसके कॉन्सेप्ट अगर आपको प्रॉपरली समझ में आए तो आप उसके प्यार में गिर जाओगे। समझ में आ रहा है? तो आज से आपको फिजिक्स के जो भी आपके दिमाग में सवाल होगा, डर होगा, उसको आपको पूरी तरह से निकालना है, क्योंकि आप फिजिक्स अभी मुझसे पढ़ने वाले हो। तो बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे फिजिक्स की बात होती, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स मतलब क्या? फिजिक्स इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ नेचर। ये जो वर्ड है फिजिक्स, ये एक लैटिन वर्ड है फिजिका, वहां से डिराइव हुआ और उसका मतलब होता है नेचर। तो हम फिजिक्स में वही चीज पढ़ने वाले जो हमारे सराउंडिंग में हम डेली लाइफ में जीते, सुबह उठने से लेकर रात में सोते तक हम फिजिक्स के साथ डील करते हैं। बट वही चीजें हमें अभी टेक्निकली पढ़ना कि ये ऐसी क्यों हो रही है, फैन घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है, समझ में आ रहा है? नल की टैप घुमा रहे तो वहां पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है या टॉर्क लग रहा है। अब ये चीजें आपको 8, 9, 10 में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं हुई, मगर ये 8, 9, 10 के जो भी कॉन्सेप्ट है वो अभी आपको काम आने वाले। तो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस है बच्चों। फिजिक्स में हम फिजिकल जो क्वांटिटीज होती है उनकी स्टडी करने वाले। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी काउंट इन नंबर एंड विच हैज अ पर्टिकुलर यूनिट। क्या बोला? फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करने वाले। और फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलेंगे? जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम नंबर में काउंट कर सकते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर यूनिट होता है। जैसे आप लोगों ने वीडियो लेक्चर देख के आप खुश होंगे, कुछ लोग बोलेंगे फिर से अरे यार फिजिक्स का लेक्चर है, बोर हो रहा होगा। कुछ लोग नाराज हो गए। बट आप कितना खुश हुए, कितना नाराज हुए, इसको आप नंबर में काउंट कर सकते हो क्या? नहीं, ये आपकी फीलिंग्स है। तो इन फीलिंग्स जो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, दे आर नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, जिनको हम नंबर में मेजर करते, काउंट करते, ये सभी क्या है? हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है। तो 11, 12 में लगभग हम 500 से 1000 फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करने वाले। तो जैसे मैंने बताया कि फिजिक्स हमने कई डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करके रखा है। दैट इज स्टडी ऑफ मोशन, दैट इज मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ लाइट, दैट इज ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ हीट एंड एनर्जी, दैट इज थर्मोडायनामिक्स, है ना, इलेक्ट्रोडायनामिक्स जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे। फिर मॉडर्न फिजिक्स है। तो इन सब चीजों को हमें स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1 पढ़ना है। तो जैसे आपने 8, 9, 10 में बच्चों मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम मोशन क्या होता है, मोशन से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, बस उनको एक बार रिवाइज करना है। तो मोशन की ओर बढ़ने के पहले सबसे पहले रेस्ट क्या होता है ये तो पता होना चाहिए कि कब बोलेंगे हम कोई बॉडी रेस्ट में है, कब आपको सभी को पता होना ही चाहिए। रेस्ट मतलब क्या, कौन सी पोजीशन। अगर हम टाइम लगाते हैं मेजर करने के लिए, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आपकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, आप 1 मिनट पहले भी जहां थे 10 मिनट के बाद भी देखा मैंने तो आप वही हो। मतलब अगर आपकी पोजीशन कोई भी ऑब्जेक्ट हो या पार्टिकल हो, उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज नहीं होती है, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज एट रेस्ट पोजीशन। जैसे ये पेड़ हो गया जो अपनी ही जगह पर है, मैंने आज देखा वही है, कल देखूंगा वही है, मतलब वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। आपने एक बार घर बना लिए, घर जहां पर है आज कल परसों उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, मतलब वो भी क्या है रेस्ट कंडीशन में। कोई कार है रखी हुई है, रात में बंद करके हमने रख दिया, सुबह उठ गए जहां थी वही रहेंगी, तो ये सब क्या है, रेस्ट पोजीशन है, बिकॉज दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो रेस्ट मतलब क्या, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ टाइम। समझ में आया? अब रेस्ट क्या होता है ये समझने के बाद मोशन में कब रहेगी बॉडी, ये भी आपने पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में आपको मोशन के रिलेटेड लॉस पढ़े हो, डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़े हो। तो कब बोलेंगे बच्चों कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी या कोई पार्टिकल हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है। 1 मिनट पहले यहाँ पे था,
दूसरे मिनट पे देखा तो उसकी पोजीशन एक जगह से दूसरे जगह हो गई, फिर कुछ देर के बाद देखा और कहीं होगी। मतलब क्या हो रहा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज होते जा रहा है वो अपनी पोजीशन को भी चेंज करते जा रहा है। तो ऐसा जो भी चीज होगा तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, मोशन में है। जैसे यहाँ पे पहले कार थी, कुछ देर के बाद वो वहां से डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गई। समझ में आ रहा है? तो हम क्या बोलेंगे, कार किस पोजीशन में आ गई, हमारी मोशन में है। कुछ देर पहले यहाँ पे रेस में थी, एक मिनट, कुछ देर पहले हमारी बॉडी, ये जो कार थी रेस में थी, थोड़ी देर के बाद देखा तो वो इस पेड़ के पास आ गई। मतलब क्या हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसने अपनी पोजीशन चेंज किया, मतलब वो उस ड्यूरेशन में क्या किया, उसने मोशन किया। फिर क्या बोलेंगे, मोशन मतलब अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर पोजीशन चेंज होती है तो हम बोलेंगे वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। देन मोशन और रेस्ट, ये दोनों ही चीजें एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है। किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे वो रेस्ट में रहेंगे, जैसे ही टाइम चेंज होगा वो बॉडी मोशन में आ गई। तो हमेशा याद रखना, रेस्ट और मोशन ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है और इनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे स्टडी करना है। अब बच्चों, किसी भी चीज की स्टडी करते वक्त, मेजरमेंट करते वक्त फिजिक्स में हमें कुछ रेफरेंस अज्यूम करना पड़ता है, एक इनिशियल पॉइंट। तो फिजिक्स में स्टडी करते वक्त हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। आपने 8, 9, 10 में पढ़ चुके हो, एक्स वाई जेड एक्सिस, इसको बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां पर 3 एक्सिस होती है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। और उसका जो ओरिजिन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, जहां से हम मोशन को, मतलब किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम फिक्स करते हैं। सो क्या बोल रहा है, टू मेजर द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए, जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर सपोज किसी पॉइंट पर हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर P पॉइंट पर, और इसकी जो पोजीशन है वो कौन डिफाइन कर रही है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। पॉइंट P यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसका मतलब इसकी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कुछ अलग होगी, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कुछ अलग होगी और जेड कोऑर्डिनेट। जैसे ही इसका एक भी कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, आप समझ लेना कि इसने मोशन किया है। समझ में आ रहा है? सो देखिए क्या बोल रहा है आगे, देयर आर 3 परपेंडिकुलर एक्सिस इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज एक्स वाई जेड। आगे, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन ओ ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको क्या बोलेंगे हम, रेफरेंस पॉइंट। समझ में आ रहा है? एक्स वाई जेड एक्सिस का जो भी ओरिजिन है, जहां से वो स्टार्ट होती है, उसी पॉइंट से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते, पोजीशन को डिनोट करते, तो उस ओरिजिन को ही हम क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, पोजीशन ऑफ पॉइंट P इज डिफाइंड बाय द 3 कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। मैंने बताया एक्स वाई जेड जो 3 कोऑर्डिनेट्स है, इनकी वैल्यू उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इनमें से एक भी कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो बॉडी ने क्या किया, मोशन किया। तो देखिए, इफ एनी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P चेंज विथ टाइम, देन बॉडी इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो समझ में आया बच्चों? तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ओरिजिन क्या होती है, ये चीजें आपने सुना है, मगर अभी इसको हमें इंप्लीमेंट करना, एप्लीकेशन से अभी 11th 12th में हमें, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, मोशन मोशन मोशन। सुबह उठने से लेकर रात में सोते तक हर एक चीज आपको कुछ न कुछ आपसे रिलेटेड चीजें मोशन में दिखेंगी। सुबह उठे, आप चलना शुरू कर दोगे, आपकी बॉडी मोशन में आ गई। फैन शुरू करोगे, फैन रोटेट होना चालू होगा। घड़ी की तरफ देखोगे कि घड़ी के कांटे घूम रहे, वो भी मोशन में है। तो मोशन कितने तरीके के होते? तो आपको अगर मैं सवाल पूछता हूँ कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन, तो आपके दिमाग में आएगा यार सीधा चलते हैं मतलब लीनियर मोशन, सर्कल में घूम रहे तो सर्कुलर मोशन, कोई ऑब्जेक्ट एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है तो रोटेशनल मोशन, जो घड़ी का पेंडुलम होता है वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। तो आपको अभी तक की यही पढ़े हो कि टाइप्स ऑफ मोशन में आपको वही दिमाग में आता है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन।
बट दीज आर नॉट द बेसिक टाइप ऑफ मोशन। अब हम पढ़ेंगे, आपको नई चीज यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है, क्योंकि बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को ये चीज नहीं पता होता। मोशन को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दैट इज वन बाय वन हम उसकी स्टडी करेंगे। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। मैंने अभी क्या बताया, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम मेजर करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, जो हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब 3 एक्सिस का यूज करके हम पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बताया मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन को बच्चों डिवाइड करते हैं। तो 1 डायमेंशनल मोशन सबसे पहले हम पढ़ते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन, इट्स नेम इटसेल्फ इंडिकेट समथिंग। 1 डायमेंशनल मतलब ऐसा मोशन जहां पे बॉडी किसी पर्टिकुलर एक्सिस में ही के अलॉन्ग ही मोशन करेगी। मतलब जैसे मैंने क्या बोला, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड। तो अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है और उसका एक ही एक्सिस चेंज हो रहा है, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक तो एक्स एक्सिस चेंज हो रही है, या तो वाई एक्सिस चेंज हो रही है, या तो जेड एक्सिस चेंज हो रही है, तो ऐसा जो मोशन रहेगा बच्चों, हम उसको बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। तो देखिए क्या बोला है, if a body moves in a straight line then its motion is called as 1 dimensional motion। और 1 dimensional motion में सिर्फ कोई भी एक ही एक्सिस चेंज होगी, that is if only one coordinate of the coordinate system change with time। x y z जो 3 एक्सिस है हमारी, इन 3 एक्सिस में से सपोज कोई बॉडी है जो x एक्सिस की अलॉन्ग मोशन कर रही है, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है, वो इधर जा रहा है, तो सिर्फ x की वैल्यू चेंज होगी, y और z के कोऑर्डिनेट तो सेम रहेंगे। कोई ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ y एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रहा है, तो ऐसा जो मोशन होगा हम इसे क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। सो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन? मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इफ देयर इज नो विंड। अगर कोई हवा नहीं चल रही है, हम ऊपर से कोई बॉडी को थ्रो करते, तो बॉडी क्या होगी, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूअसली स्ट्रेट लाइन मोशन में फ्री फॉल होगा, है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन में ये मोशन कर रही, मतलब दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन। अनदर इज द मोशन ऑफ एरोप्लेन ऑन अ रनवे। रनवे एक स्ट्रेट लाइन में होता है ना, एक रोड होता है जिसके ऊपर स्ट्रेट लाइन में हमारा एरोप्लेन मोशन करता है, तो इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ द 1 डायमेंशनल मोशन। नाउ अनदर टाइप ऑफ मोशन दैट इज 2 डायमेंशनल मोशन। अब जैसे 1 डायमेंशनल मोशन से आपको आइडिया क्लियर हो गई होंगी कि अगर कोई बॉडी सिर्फ एक ही एक्सिस के अलॉन्ग मोशन करती है, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट उसका अगर चेंज होता है, तो हमने उसको 1 डायमेंशनल बोला। उसी तरह अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है और उसके मोशन में एट अ टाइम 2 एक्सिस वेरी हो रही है, 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे, ऐसे मोशन को हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। तो क्या बोला है, इफ अ बॉडी मूव्स इन अ प्लेन देन इट्स मोशन इज कॉल्ड एज 2 डायमेंशन। अब प्लेन मतलब क्या, जैसे ये बोर्ड है ना, डिजिटल बोर्ड है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, प्लेन सरफेस मतलब हैविंग 2 एक्सिस। यहां देखिए, ये एक एक्सिस होगी, ये दूसरी एक्सिस होगी, ये प्लेन सरफेस हो गया। तो जब भी प्लेन की बात करोगे बच्चों, तो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, तो हमेशा याद रखना प्लेन में 2 एक्सिस होती है। और देखिए ऐसे प्लेन सरफेस के ऊपर अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो इनिशियली सपोज वो ए पॉइंट पर होगा, तो उसकी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कुछ अलग होगी, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कुछ अलग होगी। जैसे ही वो एक जगह से दूसरे पोजीशन पे चला गया, तो उसका एक्स भी चेंज हुआ, वाई भी चेंज हुआ। मतलब क्या हो रहा है, एट अ टाइम 2 एक्सिस 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे। तो ऐसे जितने भी मोशन होंगे जहां पे एट अ टाइम 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होंगे, तो उस मोशन को बोलेंगे हम 2 डायमेंशनल मोशन। तो जितनी भी बॉडी प्लेन में मोशन करती है, उस सभी मोशन को हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। सो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन? देखिए यहाँ पे मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। जितने भी प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, सन के अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। देन मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब क्या होता है, जैसे हम बॉल को थ्रो करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको, जैसे हमारा प्लेन है ये, इस प्लेन में हमने क्या किया, बॉल को थ्रो किया, तो ये पहले ऐसे ऊपर जाता है, एक मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद फिर से नीचे आता है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है बच्चों, इट इज अ
प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें क्या हो रहा है, इनिशियली वो यहां पर था x1 y1 पे, जैसे ही वो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, वो A पॉइंट से B पॉइंट पे पहुंचा, उसकी x की भी वैल्यू चेंज होगी, y की भी वैल्यू चेंज होगी। मतलब एट अ टाइम दो एक्सिस वैरी हो रही है, तो इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम 11th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ने वाले। एंड द लास्ट वन इज द टाइप ऑफ मोशन दैट इज 3 डायमेंशनल मोशन। अभी आपके दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होंगी। 3 डायमेंशनल मोशन मतलब यहाँ पे 3 एक्सिस 3 कोऑर्डिनेट एट अ टाइम वैरी होने वाले। सो इफ अ बॉडी मूव्स इन अ स्पेस, स्पेस मतलब फ्री स्पेस, हवा में अगर कोई बॉडी मूव हो रही है तो उसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस एट अ टाइम वैरी होने वाली है। तो जो भी मोशन होगा फ्री स्पेस में, इट इज नथिंग बट द 3 डायमेंशनल मोशन। सो अब इफ अ बॉडी मूव्स इन अ स्पेस, द मोशन इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन। देन क्या बोल रहा है, 3 डायमेंशनल मोशन में ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंजेस विथ टाइम। समझ में आए? तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ नई चीज पढ़ने को मिली है, दैट इज द बेसिक टाइप्स ऑफ मोशन, और इनको ही हमें, इनके फिर डिफरेंट टाइप्स हमें क्लास 11th और 12th में स्टडी करना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको सिर्फ मैंने कुछ थोड़ी सी चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 1 by 1 8, 9, 10 के सभी कॉन्सेप्ट जो हमारे एनडीए एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में बार बार काम आने वाले, और ये कॉन्सेप्ट जब तक कि आपके क्लियर नहीं रहेंगे तब तक कि आप एनडीए, जेईई 11, 12 के एग्जाम में अच्छे से मार्क्स नहीं मिला सकते। तो कोई बात नहीं, अभी आप हमसे जुड़ चुके हो, आपके हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, इसका मैं प्रॉमिस करता हूँ। बट आपको भी प्रॉमिस करना है कि हर एक वीडियो लेक्चर को आपको प्रॉपरली, सिंसियरली देखना है और नोट डाउन करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए सुबह के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।